हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग रसायन विज्ञान सोल्व करेंगे कक्षा 12 का 2020 का ये सेट है मेरे पास। तो आप लोग सेट देखते हो, सेट नंबर 1 है मेरे पास 347 WA। ठीक है, ये इसका कोड है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2020 का क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान कक्षा 12 का। ठीक है, इसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट टाइम मिलता है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, तो जिससे मैं लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये यहाँ पे हमें विकल्प वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है नंबर का कि ग्रेफाइट है। तो यहाँ पे दोस्तों ग्रेफाइट क्या है, तो ग्रेफाइट जो होता है वो होता है सहसंयोजी ठोस होता है। क्या होता है? सहसंयोजी ठोस। अभी मैं आपको दिखाऊं कि आप लोगों को कॉपी में कैसे लिखना होगा। ठीक, उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर खा है। ठीक, पहले आपको ये दिखा देते, आप लोग आंसर शीट में कैसे आंसर लिखेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक, तो देखिए ये मेरे पास सेट है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। और ये विकल्प क्वेश्चन है मेरे पास, ये भी कक्षा 12 का सेट है। यही अभी हम जो सोल्व करने वाले हैं। सेट नंबर 1 है WA 2020। ठीक, प्रश्न नंबर का आप लोग इस तरीके से बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने कॉपी लिखी भी इसी तरीके से आपको बोर्ड में कॉपी लिखनी होगी दोस्तों। तो यहाँ पे जो इसका विकल्प थर्ड होगा वो सहसंयोजी ठोस जो है वो विकल्प मेरा करेक्ट होगा। ओके, और चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड पढ़ लेते हैं। सेकेंड क्या है, तो यहाँ पे जो हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो आप लोग देख सकते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है दोस्तों, समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपराशरी होते हैं। तो किन के समपरा, तो इसमें विकल्प दोस्तों दो करेक्ट हैं विकल्प। एक विकल्प नंबर सेकेंड करेक्ट है और एक विकल्प नंबर फोर्थ। ये दोनों विकल्प जो हैं वो करेक्ट हैं। ओके, ये दोनों विकल्प इसके सही है आंसर। आप दोनों ही आपको टिक करने होंगे। ये क्वेश्चन गलत दिया गया था, एक विकल्प देना चाहिए था, यहाँ पे दो विकल्प करेक्ट दिए गए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, गा नंबर क्या है दोस्तों, 4 धातुएं हैं ABCD के मानक इलेक्ट्रोड विभव ये हमको दिए गए। माइनस प्लस का 15, माइनस का 20 वोल्ट, माइनस का 0.34 वोल्ट ये हमको दे रखे हैं। ठीक है, इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता यानी कि अभिक्रियाशीलता जो होती है के क्रम में लिखना है। तो हमें अभिक्रियाशीलता के क्रम में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना होता है कि सबसे कम किसकी है। ओके, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम इसको लिखेंगे। आपको एक क्वेश्चन और मैं दिखा देता हूँ पहले। ये क्वेश्चन गा है, अभी मैं इसका भी आंसर आपको दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया शून्य कोट की अभिक्रिया है। तो हमें यहाँ पे ये बताना कि कौन सी अभिक्रिया जो है वो शून्य कोट की अभिक्रिया होती है। जैसे ये है जो प्रथम कोट की अभिक्रिया है दोस्तों। ठीक है, चलिए मैं इसको आपको सलूशन दिखाता हूँ किस तरीके से आप लोग करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो मेरे पास होगा ये वाला सेकेंड वाला, जो ऑप्शन सेकेंड दिया गया है BDCA। ठीक है, BDCA, तो आप लोग देख सकते हैं। और जो घा नंबर है उसका आंसर होगा फर्स्ट वाला जो है वो मेरे शून्य कोट की अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग डा नंबर पे। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डा नंबर क्या, एमाइडों से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक। तो जो एमाइड होते हैं उनसे एमीन बनाने होता है हमको, तो हम कौन सा अभिकर्मक का यूज करते हैं, तो वो होता है Br2KOH। तो इसका विकल्प फर्स्ट करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 है राइबो
फ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन नाम है, तो राइबोफ्लेविन ये होता है IUPAC नाम है, ये किसका होता है, ये B2 का होता है, किसका होता है, B2 का होता है। ओके, चलिए आपको इसका आंसर दिखा देते हैं हम लोग। तो ये मेरे पास आंसर है, फर्स्ट है इसका Br2 KOH या NOH भी हो सकता है दोस्तों, और इसका जो है सेकेंड वाला होगा B2 होगा, ठीक है, विटामिन B2 का ये नाम होता है IUPAC। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विकल्प क्वेश्चन जो थे वो हमने 5 देख लिए हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है फ्रेंड्स, एक बार ये देख लीजिए आप लोग, वॉइस जो है वो करेक्ट आ रही है दोस्तों। अगर फ्रेंड्स अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं, मैंने अपना नंबर भी मेंशन कर रखा है, तो आप लोग उससे भी हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या, एक ठोस द्रव्यमान में पोटेशियम परमाणु क्रिस्टलीय घनीय जालक के केंद्र में स्थित है, ठीक है, तो क्रिस्टलीय घनीय जालक जो होता है वो BCC होता है दोस्तों। पोटेशियम के 4 ग्राम में इकाई मोलों की अनुमानित संख्या क्या होगी, ठीक है, हमें अनुमानित संख्या निकालने। पोटेशियम के का परमाणु भार हमें दे रखा है क्वेश्चन में 39, ठीक है, परमाणु भार हमको कितना दे रखा है, 39 दे रखा है। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है, FCC BCC आप लोगों ने पढ़ी होंगी, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो ये हमें क्वेश्चन है, चूँकि देखिए हम जानते हैं कि केंद्रीय घनीय जालक, केंद्रीय घनीय जालक क्या होता है, BCC होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा BCC FCC, ठीक है, BCC होता है। अतः BCC में पोटेशियम परमाणु की प्रति इकाई कितनी होगी, 1/8 × 8, ठीक है, कितनी होती है, हर कोने पे होती है, तो 1/8 × 8 हमें लोग 1/8 करना होता है, तो 8 से डिवाइड करें, कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। तो यहाँ से 1 निकला मेरे पास, ठीक, अब आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा, और 1 एक ऑलरेडी इसके अंदर होता है, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ओके, अब हम लोग देखते हैं 4 ग्राम में परमाणुओं की संख्या, ठीक है, आप लोगों को अगर ये दिक्कत हो रही हो तो आप लोग मेरे वीडियो देख लीजिए, मैंने केमिस्ट्री के बना रखे हैं, ये इस तरीके से बना हुआ होता है फिगर, ठीक है, इस तरीके से। तो होता क्या है दोस्तों, एक इसके बीच में होता है, बाकी जो 8 होते हैं वो कोनों पे होते हैं, ठीक है, सभी कहाँ पे होते हैं, कोनों पे, तो जितने कोनों पे होते हैं उनका हम 1/8 लेते हैं, तो 1/8 × 8 और प्लस कितना करते हैं, 1, क्योंकि ये बीच में एक पूरा था तो इससे ये कैंसिल, तो ये 1 + 1 हो गया, तो कितना आ गया, 2, तो वही यहाँ पे क्या आ गया मेरे, 2 आ गया, ठीक, ये इसी को हम बोलते हैं Z नंबर भी यही होता है मेरा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, हम लोगों को निकालना 4 ग्राम में परमाणुओं की संख्या, ठीक है, तो मोलों की संख्या इंटू आवोगाद्रो की संख्या, आवोगाद्रो संख्या को हम बोलते हैं Na बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल लेटर में ऐसे लिखते हैं Na, ठीक है, इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है, ये वैल्यू रखी हुई है यहाँ पे। तो क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है मेरे पास भार बटे अणुभार इंटू Na, ये फार्मूला होता है, ठीक है, भार बटे अणुभार बटे Na, ठीक है, तो भार कितना दिया, 4 ग्राम दिया गया था, और अणुभार हमारे पास 39 था, क्वेश्चन में गिवन था, और Na की संख्या ये होती है, ठीक। तो यहाँ पे जब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अणुभार हमको दिया गया था ये चीज़, ठीक है, 4 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या हमें निकालनी थी। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं, ये तो मेरे पास मोलों की संख्या निकली थी, तो हम लोग देखते हैं क्या होगा, 4 ग्राम में उपस्थित इकाई सेलों की संख्या, ठीक, तो ये हम लोग इस तरीके लिखेंगे, मोलों की संख्या, तो हमने मोलों की संख्या यही निकाली थी दोस्तों, ठीक, अपॉन में क्या करेंगे, अणुभार N2 की Z, जो हमारे पास Z निकला था 2, तो ये हम लोगों ने वैल्यू लिख ली N/, और ये पूरी वैल्यू, ठीक, ये इतना जो पार्ट है वो मोलों की संख्या है जो अभी हम लोगों ने ऊपर फाइंड किया था। इसको 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो अगर 2 × 6.6 × 3 10⁻³ प्लस का 23 बचेगा मेरे पास, ये आ गया। इसको आप लोग डिवाइड करेंगे, जब 2 में आप लोग 39 का डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास निकल के आ जाएगा इस तरीके से, इतना मेरे पास आंसर आएगा 3.09 × 10⁻22 इकाई सेल। ओके, यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है।
तो आप लोगों को मोलों की संख्या निकालनी है ओनली, बाकी क्वेश्चन ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को केवल गाइड करना है कि कैसे आप लोगों को निकालना होगा, ठीक है। तो हमने आपको आंसर यहाँ पे बता दिया कि आंसर ये आएगा, इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप कैलकुलेशन सॉल्व भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर कैलकुलेशन करके आपको दिखाऊंगा यहाँ पे तो क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व करने का बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में ही चलेंगे इसको, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का खा है मेरे पास। एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक की 4 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि हुई। बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक जो है वो 2.67 है। ये पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। हमें अणुभार की गणना करनी है, यानी कि हमें एम निकालना है यहाँ पे, ओके। तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा होगा, डेल्टा टी बराबर 1000 इंटू के वी इंटू डब्लू अपॉन में। इस तरीके से आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा होगा दोस्तों। ये फार्मूला बिलियन चैप्टर में है, चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से डेल्टा टी बराबर हमें दे रखा 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। स्मॉल डब्लू बराबर हमें दे रखा 2.5 ग्राम, ठीक है। और कैपिटल डब्लू बराबर दे रखा हमको 100 ग्राम, ठीक है। कितना है? 100 ग्राम, ठीक है। और के बी बराबर हमें दे रखा है क्वेश्चन में, कहीं कहीं ये के एफ से भी दोस्तों दिखाया गया है, के एफ से। तो के बी बराबर हमें दे रखा है 2.67 किलोग्राम मोल इनवर्स। तो ये हमें वैल्यू दे रखी है, ओके। तो इन वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। हमें निकालना है यहाँ पे स्मॉल एम निकालना है, हमें अणुभार निकालना है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, ये हो गया 0.400 इंटू, ये हमने अपनी वैल्यू पुट कर ली यहाँ पे, ठीक। आप लोग देख सकते हैं हम क्या करते हैं, एम को इस साइड भेजेंगे और इस चीज़ को इधर लेके आएंगे। तो ये हम लोगों ने इसको ट्रांसफर कर, ये 100 से ये चीज़ कैंसिल, तो कितना बचा यहाँ पे 10 बच गया दोस्तों, ठीक। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और ऊपर बढ़ जाएगा, 100 हो गया। तो ये हो जाएगा 267, ठीक है। और गुणे हो जाएगा 2.5, ठीक। और जब आप लोग इन दोनों का इंटू करेंगे, अपान में कितना रहेगा 4 रहेगा दोस्तों। तो आप सोल्व करेंगे तो यम बराबर निकल के आएगा 158.93, ठीक है। यही मेरा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा, यही अणुभार होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा है, निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ, ठीक है। हमने आपको बताया ईएमएफ से क्वेश्चन आते हैं कि गणना कीजिए। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सीडी संपर्क, ठीक है। ये जो एक खड़ी हुई लाइन बनी हुई है इसको हम संपर्क बोलते हैं, या डायरेक्ट संपर्क भी बोल सकते हैं आप लोग, डायरेक्ट संपर्क बोलिए, ठीक है। तो सीडी डायरेक्ट संपर्क CD+2 1 मोल है ये यहाँ पे, ठीक। फिर ये जो दो आपको लाइनें दिखा रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं लवण सेतु। क्या बोलते हैं हम लोग? लवण सेतु बोलते हैं, ठीक है। तो लवण सेतु Ag+1 मोल है, ठीक है, डायरेक्ट संपर्क Ag। तो यहाँ से हमें इसका क्या निकालना है, विद्युत वाहक बल निकालना है, जिसमें अर्ध अभिक्रियाओं के मानक अपचयन विभव जो है वो हमें दे रखे हैं CD+2 डायरेक्ट संपर्क CD का जो हमें दे रखा है E, ये विद्युत वाहक बल तो माइनस का 0.4 दे रखा है, और Ag+ का हमको दे रखा है प्लस का 8.0। तो हमें यहाँ पे निकालना है दोस्तों EMF, ठीक है। चलिए मैं आपको EMF निकाल के दिखाता हूँ किस तरीके से हम लोग निकालेंगे इसको, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है CD डायरेक्ट संपर्क CD+2 Ag+Ag डायरेक्ट संपर्क Ag, ठीक। इस तरीके से इसको लिख लिया जाता है। ये जो साइन है हमने अभी आपको बताया इसको डायरेक्ट संपर्क बोलते हैं, और ये जो साइन है इसको हम लोग बोलते हैं लवण सेतु। क्या बोलते हैं हम लोग? लवण सेतु बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो ई सेल, ठीक है, ई सेल बराबर होता है ER और माइनस EL, ओके। चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं Ag+, ठीक है, Ag+ डायरेक्ट संपर्क Ag माइनस CD+2 अपॉन में CD, ठीक है। तो इस तरीके से इसको जब हम लोग लिखेंगे, ये फार्मूला होता है दोस्तों ई सेल बराबर, ई सेल को हम लोग बोलते हैं विद्युत वाहक बल बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो हमें दे रखी है वो दे रखी है माइनस का 80, वो प्लस का 80 दे रखी है थोड़ी दोस्तों, और इसकी वैल्यू माइनस में दे रखी थी हमें। तो माइनस चिन्ह ऑलरेडी यहाँ पे, तो ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे। तो आंसर मेरे यहाँ पे EMF कितना निकल आएगा? तो निकल आएगा 1.20,
ठीक है, वोल्ट। आप लोगों ने अगर ये ना याद हो तो आप ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, ई बराबर आपने पढ़ा होगा ई कैथोड और माइनस ई एनोड, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। आप कोई सा भी यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं दोस्तों, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दोस्तों दूसरे का गा है मेरे पास, स्कंदन क्या है, हार्डी-सुलज़े नियम को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे हमसे डेफिनेशन पूछी गई है दोस्तों कि स्कंदन क्या है और हार्डी-सुलज़े नियम की। तो चलिए हम लोग इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, क्या है डेफिनेशन इसकी दोस्तों। तो ये आप लोग डेफिनेशन देख सकते हैं यहाँ पे, स्कंदन की परिभाषा क्या, किसी भी कोलाइडी विलयन का अवक्षेप में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, स्कंदन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग, स्कंदन कहते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पे डेफिनेशन इसकी देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा आगे। तो ये स्कंदन बनाने की विधियाँ होती हैं दोस्तों, तो आप लोग इनकी विधियाँ भी देख सकते हैं। जैसे ये मेरे पास पहली विधि है विद्युत कण संचलन विधि, ठीक है। तो यहाँ पे हमें विधियाँ नहीं देखनी, हमें केवल डेफिनेशन पूछी गई थी। तो दोस्तों मैंने आपको डेफिनेशन अभी दिखाई थी, क्या है डेफिनेशन इसकी। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आप लोग नोट कर लीजिए, किसी भी कोलाइडी विलयन का अवक्षेप में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, स्कंदन कहते हैं। ओके, चलिए अब हम हार्डी-सुलज़े से देख लेते हैं, ठीक। तो हार्डी-सुलज़े नियम क्या है, इसी में पूछा गया स्कंदन के बाद। तो स्कंदन करने की विधि, चलिए यहाँ पे हम विधि देखते हैं दोस्तों। विधि क्या है मेरे पास स्कंदन की, तो देखिए क्या है मेरे पास, किसी कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने के लिए सबसे प्रचलित विधि है, ठीक है। सब हार्डी-सुलज़े विधि जो है वो सबसे प्रचलित विधि है कि दो विपरीत आवेशित कोलाइडी विलयन को जो आपस में मिला देना या कोलाइडी विलयन के विपरीत आवेश का पदार्थ आयन मिलाने से कोलाइडी कण, जो कोलाइडी कण होते हैं इलेक्ट्रॉन आवेश को ग्रहण कर लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आवेश को ग्रहण कर लेते हैं और उदासीन हो जाते हैं और इसका स्कंदन हो जाता है, ठीक। तो आगे क्या है दोस्तों, इस नियम के अनुसार स्कंदन आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है, मतलब उसकी संयोजकता है जितनी अधिक होती है, उसकी स्कंदन करने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। यानी कि जितनी ज़्यादा संयोजकता होगी उसकी स्कंदन करने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। उसी को हार्डी-सुलज़े नियम कहते हैं। तो आप लोगों को ये अगर ऊपर वाला आप ना देना चाहें तो आप लोग इतना पार्ट केवल दे सकते हैं डेफिनेशन में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, किसी ऋणात्मक कोलाइडी विलयन के स्कंदन की क्षमता कि धनात्मक आयनों, जो धनात्मक आयन होते हैं, धनात्मक आयनों का घटता हुआ क्रम निम्न होगा। जैसे Ag++, इस पे कितने चार्ज हैं, 3 हैं, इस पे 2 चार्ज हैं, इस पे 1 चार्ज है। तो यहाँ पे सबसे अधिक कौन होगा, सबसे अधिक होगा 3 चार्ज वाला, जिसकी संयोजकता कितनी है दोस्तों, 3 दी गई है। ओके, ये धनात्मक के लिए, ऋणात्मक के लिए होता है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, किसी प्रकार धनावेशित कोलाइडी कणों के प्रति ऋणात्मक आयनों की स्कंदन क्षमता घटता क्रम का, जिस पे अधिक चार्ज होगा माइनस का दोस्तों, वो सबसे कम होता है। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देखते हैं, इसके ऊपर PO4 के ऊपर -3 चार्ज है, SO4 पे -2 चार्ज है, Cl पे -1 चार्ज है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन और है वो देख लेते हैं हम लोग, क्या है डेफिनेशन। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि किसी कोलाइडी विलयन का स्कंदन करने में विद्युत अपघट्ट का वह आयतन प्रभावी होता है जिस पर आवेश कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेशों के विपरीत प्रकृति का होता है। यानी कि अगर धन है तो ऋण को आप लोग ज्वाइन कराइए और ऋण है तो धन को ज्वाइन, क्योंकि हमें उदासीन कराना होता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि एग्जाम्पल क्या है, धनावेशित कोलाइड विलयन FeOH का होल थ्राइज है मेरे पास, कणों के लिए ऋणायन स्कंदन का कार्य करता है। मतलब ये किसका कार्य करता है, ऋणायन का। इसी तरह, ठीक है, इसी तरह किसी भी ऋण आवेशित कोलाइडी कणों AH2S3, ठीक है, AH2S3 के लिए धनायन स्कंदन का कार्य करता है। ओके, तो इतनी डेफिनेशन आप लोगों को वहाँ पे देनी होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3,
ठीक है। 3 का है कि H2SO4 का एक नमूना, जो H2SO4 है सल्फ्यूरिक अम्ल का एक नमूना 94% W/V, ठीक है, भार बटे आयतन है। इसका घनत्व जो हमें दे रखा है 1.84 मिलीग्राम प्रति मिली दे रखा है, मिलीग्राम। इस विलयन की मोललता क्या ज्ञात करनी है हमको? मोललता ज्ञात करनी है, ठीक है। यहाँ पे H का अणुभार दे रखा है 1, O का दे रखा 16 और S का दे रखा हमको 32। ये क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन दिया गया है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं दोस्तों क्या है। तो ये हमें यहाँ पे दे रखा है दोस्तों 94% H2SO4, ठीक है, भार बटे आयतन। तो इसका मतलब हो गया 94 ग्राम H2SO4 किसमें? 100 ग्राम में दिया गया विलयन में, ठीक। तो यहाँ पे जो मेरे पास विलायक है, चूंकि विलायक कितना है 184, अभी आप लोगों ने देखा था D बराबर दे रखा था घनत्व हमको, तो ये 1.84 हो गया, 184 माइनस का 94 ग्राम में चेंज करेंगे तो इसको, और माइनस किया हमने तो कितना बचा? 90 ग्राम बचा मेरे पास, ठीक है। हम इस 90 को चेंज कर लेते हैं किसमें? केजी में चेंज करेंगे दोस्तों हम लोग। तो 90 है ग्राम है मेरे पास, हमें 1000 का डिवाइड करना होगा तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा मेरे पास 0.09। तो ये हमारे पास केजी में आ गया, आप लोग देख सकते हैं। हम जानते हैं मोललता बराबर क्या होता है? विलय के मोलों की संख्या होती है और बटे में होता है विलयन का आयतन, केजी में होता है, ओके, या विलायक का आयतन केजी में। चलिए, तो यहाँ पे जो हमारे पास मोल होंगे H2SO4 जो था दोस्तों, इसका हमें पहले तो अणुभार निकालना हो तो कितना? H का हो जाएगा 2, S का होगा 32 और इसका होगा 16 चक्कू 64। इनको हम जब लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास? 98 निकलेगा। कितना निकलेगा? 98, ठीक है। तो कितना होगा? 94/98 इंटू आयतन हमें निकालना, विलायक का आयतन। तो विलायक का आयतन कितना था? ये मेरे पास आयतन था दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग जब 94/98 इंटू 0.090 को आप लोग जब सोल्व करेंगे तो आंसर कितना निकला? 10.6, ठीक है। तो ये मेरी क्या निकला है दोस्तों? मोललता निकला है। तो मोललता निकालने के लिए आप लोगों को एक काम करना होगा दोस्तों, आप लोगों को मोलों की संख्या पहले निकालनी होगी, ठीक है। उसके बाद ही आप लोग निकाल सकते हैं कि मोललता हो या मोलरता हो, दोनों के लिए आपको मोलों की संख्या कंपलसरी निकालनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है कि फैराडे द्वारा प्रस्तुत विद्युत अपघटन के प्रथम एवं द्वितीय नियम को स्पष्ट कीजिए। तो हमें प्रथम नियम बताना है और उसका दूसरा नियम बताना, एक नंबर के हैं दोनों, ठीक है। 1 नंबर का प्रथम नियम और 1 नंबर का दूसरा नियम है, ओके। तो चलिए हम लोग इनको देख लेते हैं नियम को दोनों। तो ये है मेरे पास फैराडे का प्रथम नियम, ठीक है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। तो चलिए देखते हैं क्या नियम है। माइकल, ठीक है, माइकल फैराडे ने सर्वप्रथम, विज्ञानी का पूरा नाम है माइकल फैराडे, ने सर्वप्रथम विद्युत अपघटन के, ठीक है, विद्युत अपघटन के मात्रात्मक पक्षों का वर्णन किया। 1833 और 34 में आपने प्रयोगों के परिणामों को विद्युत अपघटन के नियमों के रूप में प्रकाशित किया, ठीक है। ये इनके बारे में थोड़ा सा लिखना होता है दोस्तों, पहले उनके बारे में हमें थोड़ा बताना पड़ता है, ठीक है। तो प्रथम नियम क्या है दोस्तों, देखते हैं हम लोग। विद्युत धारा द्वारा विद्युत अपघटन के में रासायनिक विघटन की मात्रा विद्युत अपघट्ट, ठीक है, विद्युत अपघट्ट ब्रैकेट में है जैसे विलयन या गलित, जो तो विलयन होता है या गालित अवस्था में जो होते हैं उनके लिए, ठीक है। विद्युत अपघट्ट में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। कैसा होता है दोस्तों? समानुपाती होता है। चलिए इसका दूसरा नियम देख लेते हैं हम लोग। दूसरा नियम क्या है दोस्तों? दूसरा नियम है मेरे पास फैराडे का, विभिन्न विद्युत अपघटनीय विलयनों में विद्युत धारा, जो विद्युत धारा होती है, विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित करने पर मुक्त, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त विभिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांकित द्रव्यमान के समानुपाती होती हैं। जैसे उदाहरण है मेरे पास Ag+, ठीक है, ये इक्वल है, मतलब लिक्विड टाइप में है और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बन जाएगा? Ag। तो ये होता है दूसरा नियम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या, सिल्वर, जो सिल्वर आयनों में 1 मोल के अपचयन के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, मतलब यहाँ से अगर हमें इसका प्लस चार्ज हटाना है दोस्तों, ये यहाँ से, तो हमें क्या किया, देखिए इसके ऊपर Ag+ चार्ज था तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया हम लोगों ने, तो देखिए Ag हमें मिल गया।
तो एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो 1.6021 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। ठीक है, ये इतना इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो यहाँ से मेरे पास क्या है दोस्तों, अब ये Na जो है वो अवोगाद्रो संख्या है। ठीक है, इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश ये है, मैंने लिख लिया यहाँ पे। तो Na की संख्या मेरे पास ये होती है 6 इंटू 0.3, आप लोग लिखा रखा हम लोगों ने यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। दोनों का जब हम इंटू करेंगे तो हमारे पास कितना निकलेगा, ये मेरे पास निकल आएगा 96487 कूलाम मोल इनवर्स। ओके, तो हम लोग बैकद्युत की इस मात्रा को क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत फैराडे कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, फैराडे कहते हैं, जिसे प्रतीक कैपिटल F द्वारा हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो 1F बराबर होता है 96,500 कूलाम मोल इनवर्स। ठीक है, 1 फैराडे बराबर इतना होता है, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या देखने में गा नंबर में है टिंडल प्रभाव और ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो चलिए हम लोग उनको देख लेते हैं, टिंडल प्रभाव और ऋणात्मक उत्प्रेरक को। तो ये है मेरे पास दोस्तों टिंडल प्रभाव। क्या होता है देखो, देख लेते हैं डेफिनेशन को हम लोग। टिंडल प्रभाव, ठीक है, जब कोलाइडी विलयन में प्रकाश पुंज गुजारा जाता है तो प्रकाश के पुंज के लंबवत देखने पर प्रकाश पुंज का पथ चमकीला दिखाई देता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं, तथा इस चमकीले पथ को हम लोग टिंडल कोण कहते हैं। अब आप लोगों ने कभी देखा होगा, जैसे आप लोग कभी अंधेरे कमरे में बैठते हैं तो जब लाइट आती है तो एक लाइट एक स्ट्रेट लाइन में आती है दोस्तों, तो उसमें हमें कुछ कण होते हैं वो चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं उसके मार्ग में, तो वही होता है टिंडल प्रभाव। उदाहरण के लिए क्या, अंधेरे कमरे में प्रकाश पुंज के पथ में धूल के कोलाइडी कण चमकते दिखाई देते हैं दोस्तों। सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर द्वारा जब पर्दे पर प्रकाश पुंज डाला जाता है तो प्रकाश पुंज का पथ चमकीला दिखाई देता है। ठीक, तो इसकी हम लोग व्याख्या भी कर सकते हैं। चलिए व्याख्या भी आपको दिखा देते हैं हम लोग। तो इसकी व्याख्या करने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, देखिए कोलाइडी कण प्रकाश को अवशोषित कर उसके चारों ओर प्रेरित करते हैं, जिसके प्रकाश पुंज का पथ चमकीला दिखाई देता है। ओके, चलिए हम लोग ऋणात्मक उत्प्रेरक के बारे में देख लेते हैं और थोड़ा सा। तो चलिए ऋणात्मक उत्प्रेरक की परिभाषा देख लेते हैं क्या है। जब उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की गति को घटाता है तो यह घटना उत्प्रेरण कहलाती है तथा यह उत्प्रेरक ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। यानी कि जब कोई एक चीज़ मतलब कोई उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया की दर को घटा दे तो उसे हम बोलते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक बोलते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देख लेते हैं, सोडियम सल्फाइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण ग्लिसरीन की उपस्थिति में रुक जाता है, अतः इस अभिक्रिया में ग्लिसरीन जो है वो ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है। तो ये हमारे पास रिएक्शन है दोस्तों, देख सकते हैं आप Na2SO3 प्लस O2 एरो के ऊपर ग्लिसरीन जो है यहाँ पे किसका काम करेगा, उत्प्रेरक का कार्य करेगा, और एरो का क्या बनेगा, Na2SO4 बनता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास गा नंबर, अक्रिय गैसों की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक है, और नंबर 2 है मेरे हीलियम का प्रमुख स्रोत क्या है। ओके, चलिए देख लेते हैं दोनों क्वेश्चन को हम। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, अक्रिय गैसों की 2 प्रमुख विशेषताएं। तो नंबर 1 है मेरे पास क्या है, H यानी कि हीलियम के अतिरिक्त सभी उत्कृष्ट गैसों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 प्रकार का होता है, जो कि हीलियम का क्या होता है 1s2 बाह्य कोश का अष्टक अपूर्ण रहता है। ठीक है, पूर्ण होने के कारण इनकी जो होती है, तो केवल हीलियम के छोड़ के बाकी जितनी भी गैसें हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम होता है। ठीक है, यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, केवल परिस्थितियों में ही X यानी कि जीनोन के फ्लोरीन तथा ऑक्सीजन के यौगिक बनते हैं, अन्यथा ये एक ही परमाणविक होते हैं। यानी कि ये इनके कहने का मतलब है कि जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं वो किसी के भी साथ क्रिया नहीं करती हैं, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में ही ये केवल जो जीनान है वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास, उत्कृष्ट या अक्रिय एक परमाणविक होने के कारण इनमें दुर्लभ प्रक्षेपण बलों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के अंतराणविक बल कार्य नहीं होते, इसलिए ये अति निम्न तापों पर द्रवित होती हैं। ठीक है, अतः इनका जो क्वथनांक होता है वो कैसा होता है, निम्न होता है। ओके, कोई से भी आप 2 पॉइंट अपने पास से भी लिख सकते हैं। सेकेंड मेरे पास था
सेकेंड है दोस्तों कि हीलियम के मुख्य स्रोत, जो हीलियम है उसके मुख्य स्रोत क्या हैं। तो सामान्यतः हीलियम को वायु से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, परंतु हीलियम का मुख्य स्रोत जो है औद्योगिक स्रोत है, प्राकृतिक गैस होती है दोस्तों। इसके अलावा हीलियम को रेडियोधर्मी उत्पत्ति के खनिजों से भी प्राप्त किया जाता है, जैसे पिचलैंड है, मैग्नेटाइट है, क्लीवाइडर है, ठीक है, आदि विधियों से भी इसे प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त हीलियम गैस यूरेनियम तथा थोरियम के रेडियोएक्टिव विघटन के उपरांत भी प्राप्त होती है। ओके, तो फ्रेंड्स हम लोग आज यहीं तक रखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा, प्रथम कोट की अभिक्रिया के 4 प्रमुख अभिलक्षण लिखिए। एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है, कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। ठीक, तो हमें बताना है कितने समय में जो अभिक्रिया है वो 90% पूर्ण हो जाएगी। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं क्या है मेरे पास। ये मेरे पास का नंबर है, प्रथम कोट की अभिक्रिया के 4 प्रमुख अभिलक्षण। तो नंबर 1 क्या है दोस्तों, देखिए आप लोग, प्रथम कोट की अभिक्रिया में अभिकारक का सांद्रण परिवर्तित करने पर उसका वेग स्थिरांक अपवर्तित रहता है। इसका कहने का मतलब है कि अगर प्रथम कोट की अभिक्रिया में अभिकारक का सांद्रण अगर परिवर्तित करते हैं, अगर हम कुछ अभिक्रिया का जो भी अभिकारक है मेरा, उसका अगर हम सांद्रण परिवर्तन करते हैं तो उसका जो वेग है वो अपवर्तित रहता है। ओके, चलिए इसी का हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है। पॉइंट 2 कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के पूर्ण होने में अनंत समय, ठीक है, अनंत समय लगता हो, अर्थात ये कभी भी पूर्ण नहीं होती। ठीक, ये कभी भी पूर्ण नहीं होती। इसका 3rd नंबर है मेरे पास, अस्थायी नाविकों के सभी प्राकृतिक तथा कृत्रिम, ठीक है, प्राकृतिक तथा कृत्रिम नाभिकीय रेडियो एक्टिव जो होते हैं उनको बोलते हैं नाभिकीय दाब प्रथम कोट अभिक्रिया की बलगतिकी के द्वारा होते हैं। ओके, तो ये पॉइंट आप लोग देख के वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में अपनी। उसके बाद क्या है दोस्तों, 4 नंबर क्या है, इस वर्ग की अभिक्रियाओं में अभिक्रिया वेग अभिकारक R की सांद्रता के प्रथम, जो सांद्रता है, सांद्रता के प्रथम घातांक के समानुपाती होती है। जैसे R टेंस टू क्या है P, मतलब R से क्या बना, R मेरा यहाँ पे अभिकारक है और ये मेरा प्रोडक्ट है। ठीक, तो इसे हम लिखेंगे वेग बराबर, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे D ब्रैकेट R/dt। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो क्वेश्चन हमें दिया गया था उसको हम लोग देख लेते हैं। उसी में हमें जो प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो होता है K बराबर होता है 0.693/T12। तो हमें T12 की जो वैल्यू थी वो क्वेश्चन में दे रखी थी कितनी, 60 मिनट। तो यहाँ पे हमने रख दिया 60 मिनट, तो ये मेरे पास कितनी वैल्यू निकल आई, K की वैल्यू निकल आई। ओके, हमें दिया गया था T12 बराबर कितना, 60 मिनट दिया गया था। ठीक, T12 बराबर 60 मिनट, और हमसे क्या पूछा गया था, हमसे माना कि हम लोग निकालते हैं 90% पूर्ण होने के लिए, माना कि प्रथम कोट की अभिक्रिया T1 मिनट में 90% पूर्ण हो जाएगी तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी होगी, 100। हमने अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता है उसको हमने मान लिया कितना, 100। अभिक्रिया 90% पूर्ण हो रही थी दोस्तों, तो हम निकालेंगे 100 × 90 बटे कितना हो जाएगा 100। 100 से 100 कैंसिल हो तो कितना निकला है, 90। तो 90 निकल आएगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो शेष भाग मेरे पास कितना, तो शेष भाग मेरे पास बचेगा, जहाँ x बराबर कितना निकला 90, तो शेष भाग मेरे पास बचेगा 10। कितना बचा, 10। तो ये मेरे पास बचा 10। यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी निकली, 100। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अतः प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण, स्थिरांक में क्या निकालना, K। तो आप लोगों ने प्रथम कोट की अभिक्रिया का फार्मूला देखा हो, क्या होता है, K बराबर, ये फार्मूला होता है 2.303/T1 log A/A-x। तो दोस्तों A-x की वैल्यू निकली थी 10 और A की वैल्यू हम लोगों ने ले रखी थी 100।
तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। के की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाल के तो थी 0.693 अपॉन में 60 इक्वल टू ये हम लोग वैल्यू रख ली यहाँ पे log 10। यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, ऊपर कितना बचेगा 10। और दोस्तों log 10 की जो वैल्यू होती है, log 10 की वैल्यू होती है 1। ओके, log 10 की वैल्यू होती है 1। तो इसको हमने रख लिया यहाँ पे, ये हो गया log 10। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो इसको हम लोग दोस्तों सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो टी हाफ बराबर निकला 2.303 अपॉन में 0.693। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो मेरे पास आंसर निकलेगा आएगा 199.3 मिनट। ओके, तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन को सॉल्व कीजिए, खुद से कीजिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, मेरा यहाँ पे केवल आप लोगों को ये है कि आप लोग क्वेश्चन को किस तरीके से डील करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग नोटबुक में लिखेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे वो चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का खा है मेरे पास। कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। कॉपर के निष्कासन में प्रगलन में प्रयुक्त भट्टी का नामांकित चित्र बनाकर उसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। ओके, तो बात्या भट्टी का हमें यहाँ पे चित्र भी लिखना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो ये मेरे पास है कॉपर के अयस्क। ठीक है, तो ये होता है कॉपर पायराइड, इसका सूत्र होता है CuFeS2। ठीक है, फिर नंबर 2 है मेरे पास कॉपर ग्लास, इसका सूत्र होता है Cu2S। ठीक, हमसे 2 पूछे गए थे, हमने 2 को लिख लिया है। ओके, तो हम लोग देख रहे थे कॉपर का मुख्य अयस्क जो है कॉपर पायराइड। ठीक है, इसका सूत्र क्या है CuFeS2। तो कॉपर पायराइड से तांबे के निष्कर्षण की विधि विभिन्न पदों में पूर्ण होती है। तो चलिए हम लोग पद देख लेते हैं। नंबर 1 पद क्या है मेरे पास, सांद्रण। सबसे पहला काम होता है मेरा सांद्रण का। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अयस्क को महीन चूर्ण बना लिया जाता है। ठीक है, अयस्क को हम लोग पीस लेते हैं और इस चूर्ण को जल तथा क्रोसेट तेल के साथ मिश्रित कर एक ऊर्ध्वाधर नली में डालकर वायु प्रवाहित की जाती है, जिसके बाद अयस्क तेल के साथ फैन नहीं होता है, फेना टाइप का। ठीक है, फैन टाइप का बनाकर ऊपर तैरने लगता है और अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं। अतः इस प्रकार अयस्क को फैन उत्प्लावन विधि की सहायता से सांद्रित किया जाता है। ठीक, सेकेंड नंबर है भर्जन। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, भर्जन कर सकते हैं। तो भर्जन क्या होता है, देखो, सांद्रित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा में तथा कम ताप पर भर्जित किया जाता है और भर्जन की प्रक्रिया परावर्तनी भट्टी में कराई जाती है। जो भर्जन होता है परावर्तनी भट्टी में कराई जाती है। इस प्रक्रम में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। नंबर 1 क्या है, गंधक, आर्सेनिक तथा एंटीमनी अपने वाष्पशील ऑक्साइडों के रूप में निकल जाते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं, अगर हम रिएक्शन कराएं सल्फर प्लस ऑक्सीजन की तो क्या बनता है, SO2 सल्फर गैस बनती है। और अगर हम AS प्लस O2 कराएं तो क्या बनता है, AS2O3 बनता है मेरा। अगर हम Sb और प्लस O2 की क्रिया कराएं तो बनता है Sb2O3। ठीक, नंबर B है मेरे पास, कॉपर पायराइड क्यूपरिस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो आप लोग रिएक्शन देखें 2FuCuFeS2 प्लस O2 रिएक्शन कराए तो 2Cu प्लस 2FeS प्लस SO2, ये 3 चीज़ें बनती हैं। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन 3 नंबर क्या है, क्यूपरिस सल्फाइड तथा फेरस सल्फाइड का मुख्य भाग ऑक्साइडों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, ये ऑक्साइडों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो आप लोग ये रिएक्शन देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक, तो क्या क्या है मेरे पास, 2Fe प्लस O2, एरो का क्या है 2FeO प्लस SO2। ठीक, सेकेंड है मेरा 2FeU2S प्लस O2, क्रिया कराएंगे फिर से हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। नंबर 3 मेरे पास आती है प्रगलन। तो प्रगलन क्या होता है दोस्तों, देखते हैं। भर्जन के उपरांत प्राप्त अयस्क में सिलिका और कोक मिलाकर मिश्रण को बात्या भट्टी में गर्म करके पिघलाया जाता है। बात्या भट्टी स्टील की चादरों की बनी होती है। इसके अंदर अग्निसही ईंटों का अस्तर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा इसको आगे बढ़ा लेते हैं। अस्तर होता है। ठीक, निचले भाग में लगे
स्वेटर द्वारा वायु प्रवेश के मतलब नीचे एक साइड में एक होल होता है, वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वायु प्रवेश कराते हैं। फिर गालित पदार्थ भट्टी के तेल में एकत्रित होते रहते हैं तथा गैसें जो होती हैं, गैसें वात्या भट्टी के ऊपरी भाग से बाहर निकल जाती हैं। प्रज्वलन के प्रक्रम में निम्नलिखित चरण देखने को मिलते हैं हमको, तो कौन कौन से हैं। नंबर 1 है मेरे पास FES, भर्जन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त CO2O से क्रिया करके FeO बना लेता है। जैसे FES प्लस CO2O, एरोगन क्या बने, FeO प्लस CO2S बनता है। ओके। सेकेंड है मेरे पास 2FES प्लस 3O2, तो एरोगन बनेगा मेरा 2FeO प्लस SO2। नंबर C है मेरा FeO प्लस SiO2, एरोगन बनेगा FeSiO3। इसको हम बोलते हैं फेरस सिलिकेट, इसको हम बोलते हैं धातु मल। ठीक है, धातु मल। नेक्स्ट है मेरे पास कापर सल्फर के साथ सबसे अधिक बंधुता प्रदर्शित करता है। जो कापर होता है वो सल्फर के साथ सबसे अधिक बंधुता प्रदर्शित करता है। इसके द्वारा यह ऑक्सीजन के साथ रहता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रहता है, अतः यह FeO की तुलना में CO2O को प्राथमिकता देता है। ओके, चलिए रिएक्शन आपको फिर दिखा देते हैं। CO2O प्लस आप लोग लिखेंगे Fe, एरोगन क्या बने Fe2S प्लस FeO। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं हम लोग। तो ये है मेरे, अतः क्यूप्रस तथा फेरस सल्फाइड आपस में मिलकर एक मोल्टन, ठीक है, मोल्टन स्टेट की एक परत बना लेते हैं जो कि लगभग 50% कापर रखते हैं। ठीक है, जिसे कापर मेटल कहते हैं। ठीक है, कापर मेटल के नाम से भी जाना जाता है, जिसे निकास द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। ओके, तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है मेरे पास 4 नंबर है बेसेमरीकरण। ठीक है, बेसेमरीकरण। हमने प्रज्वलन देख ली है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम लोग बेसेमरीकरण देख लेते हैं क्या होता है। तो कापर मैट को बेसेमर जो होता है, बेसेमर परिवर्तन में लेकर गर्म किया जाता है तथा पिघले पदार्थ में सिलिका में डालकर उस गर्म वायु द्वारा प्रवाहित किया, मतलब उसमें हम लोग क्या गर्म वायु प्रवाहित करते हैं। इस प्रक्रम के दौरान निम्न क्रियाएं होती हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। नंबर 1 2Fe प्लस 3O2, एरोगन क्या बनता है 2FeO प्लस 2SO2। ठीक है, ऐसे हमने दूसरी क्रिया बनाई तो मेरे पास बन गया ये धातु मल बनता है। ओके, तो आप लोग रिएक्शन देख लीजिएगा। क्यूप्रस सल्फाइड का कुछ भाग क्यूप्रस ऑक्साइड में बदल जाता है, जो बचे हुए क्यूप्रस सल्फाइड से क्रिया करके धातु कापर बनाता है। ओके, तो ये मेरे पास रिएक्शन है दोस्तों, वही रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है। तो आप लोगों को रिएक्शन बार बार लिखनी है यही। ठीक, आगे क्या है मेरे पास देखते हैं हम लोग। धातुमल को अलग करके परिवर्तन को उलटकर, जो परिवर्तन होता है परिवर्तक मेरा, उसको उलटकर पिघले तवे को सिलिका के सांचे में डाल देते हैं। जैसे जैसे ठंडा होता जाता है इसमें से SO2 के बुलबुले बाहर निकलते हैं, जिससे धातु की सतह पर फपोले पड़ जाते हैं। ठीक है, अतः इस प्रकार प्राप्त कापर को फपोलेदार कापर भी कहते हैं, जिसमें कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, जिसकी जो शोधन विधि इस द्वारा पृथक कर ले, मतलब एक शोधन विधि द्वारा हम इसको क्या कर लेते हैं दोस्तों, पृथक कर लेते हैं। ये होता है मेरा बेसेमरीकरण का फिगर है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इसको, ये इस तरीके से फिगर होता है। ठीक, बेसेमरीकरण का परिवर्तन आप लोग देख लीजिए इसको। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर इसी का है दोस्तों। अभी 4 हम लोग देखिए, 5 है मेरे पास शोधन, फपोलेदार कापर का शोधन। हम लोग शोधन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। विद्युत अपघटनी प्रक्रम द्वारा शोधन। तो नंबर 1 है मेरा कापर, फपोलेदार कापर को विद्युत अपघटनी सेल, जो विद्युत अपघटनी सेल होती है दोस्तों, उसके द्वारा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है इसके द्वारा किया जाता है, जिसमें अम्लीय कापर सल्फेट CuSO4 15% और H2SO4 5% होता है का प्रयोग किया जाता है, जिसके विद्युत अपघट्य क्रिया के दौरान अशुद्ध कापर एनोड पर एक पतली परत बना लेती है रूप में शुद्ध जो कापर होती है वो कैथोड पर एक जम जाती है। ठीक है,
मतलब अशुद्ध होती है वो एनोड पे जम जाती है और जो शुद्ध होती है उसे हम लोग कैथोड पे जमा लेते हैं। विद्युत अपघटन की क्रिया 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसके द्वारा जो इसका घनत्व होता है, धारा घनत्व, वो होता है 4 से 5 एम्पियर होता है। इस प्रकार के प्रक्रम के द्वारा 99.99% कहाँ पर शुद्ध प्राप्त होता है। ठीक, तो रिएक्शन आप लोग देख सकते हैं मेरे पास क्या है। कैथोड पर क्या होता है, शुद्ध कॉपर होता है और एनोड पर अशुद्ध कॉपर होता है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है। इस प्रक्रम के दौरान अशुद्धियाँ एनोड के नीचे मंड के रूप में बैठ जाती हैं तथा एनोड मंड कुछ मात्रा में सिल्वर तथा गोल्ड की मात्रा रखते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास गा नंबर, लिगेंड क्या है। ठीक है, हमें बताना है कि लिगेंड क्या है। एक दंती एवं द्विदंती लिगेंड की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो हमें यहाँ पे 2 दिए गए, इनके IUPAC नाम लिखने हैं और इसका भी IUPAC नाम लिखना है। तो दोस्तों ये कैसा है, ये धनात्मक लिगेंड है और ये उदासीन संकुल है। तो इसका नाम क्या होगा दोस्तों, इसका नाम होगा, हम लोग आपको यहाँ पे बता देते हैं, हम बोलेंगे 6 हेक्सा, यहाँ पे बोलेंगे हम हेक्सा एक्वा, जल को हम लोग बोलते हैं एक्वा। ठीक है, इस जल को हम लोग बोलते हैं एक्वा, 6 को हम लोग बोलते हैं हेक्सा। तो हम लोग लिखेंगे 6 एक्वा और ये कैसा धनात्मक है, तो फेरस या आयरन भी बोल सकते हैं, फेरस, और इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी, 5, तो फेरस 5 क्लोराइड हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो हम लोग लिखेंगे पहले पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरस 6, वो फेरस 2, सॉरी इसकी आखिरी संख्या कितनी निकली, 2। अभी हम आपको लिख के भी दिखाएंगे इसको। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको। तो ये मेरे पास है लिगेंड। ठीक है, लिगेंड क्या होते हैं, कोई परमाणु आयन या अणु जो कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, ठीक है, वो उप सहसंयोजक समूह या लिगेंड कहते हैं। लिगेंड में वह विशेष परमाणु जो कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन का युग्म रखता है दाता परमाणु कहलाता है, अर्थात दाता परमाणु कहलाता है। ठीक है, उसे हम लोग दाता परमाणु कहते हैं। लिगेंड में दाता परमाणु सामान्यतः NOS व हैलोजन होते हैं। कभी कभी C परमाणु भी लिगेंड का कार्य करता है, कभी कभी कार्बन परमाणु भी जो लिगेंड का कार्य करता है। दाता परमाणु के आधार पर लिगेंड को वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो जैसे नंबर 1 है मेरे पास एक दंतुक लिगेंड। ठीक है, एक दंतुक लिगेंड, तो क्या जिस लिगेंड में एक दाता परमाणु होता है वह एक दंतुक लिगेंड कहलाता है। जैसे NH3, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, आयोडीन। फिर आता है मेरे पास द्विदंतुक। ठीक है, द्विदंतुक लिगेंड, तो जिस लिगेंड में 2 दाता परमाणु होते हैं वह द्विदंतुक लिगेंड कहलाता है। ओके, उदाहरण में जैसे एथिलीन डाइमीन, इसको हम लोग शॉर्ट में EN भी लिखते हैं, कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा EN, S2N सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, ये लिखते हैं हम लोग। उसके बाद क्या होता है, इसके 2 H जो होते हैं वो दाता परमाणु होते हैं यहाँ पे 2। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमें जो IUPAC नाम दिए गए थे उनमें हम आपको बता दें, जो आपका क्वेश्चन में आपको Cl5 लिखा दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे Cl5, तो वहाँ पे Cl5 नहीं, वो 3 है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया FeH2O का होल 6 बड़ा ब्रैकेट 1 Cl3। तो नाम क्या होगा, हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड। ठीक, तो ये इसका IUPAC नाम होगा दोस्तों। और इसके बाद ये मेरे पास ऋणात्मक है, तो इसका नाम क्या होगा, देखो पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट सेकेंड। ठीक, तो ये इनके दोनों के IUPAC नाम थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, हेलो एल्केन के बनाने की 2 सामान्य विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो नंबर 1 है मेरे पास KOH एल्कोहली और दूसरा है AgCN। ओके,
चलिए देख लेते हैं हम क्वेश्चन को। तो ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का घ हैलो एल्केन बनाने की विधि। नंबर 1 है मेरे एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा, जो एल्केन होती हैं उनके हैलोजनीकरण द्वारा। तो एल्केनों की क्लोरीन के साथ क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर, ठीक। तो देखते हैं हम लोग, ये मेरे पास C6H6 एथेन है, ठीक है। हमने इसकी क्लोरीन की उपस्थिति क्रिया कराई, क्लोरीन से क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में Hμ है ये। तो मेरे पास क्या बना C2H5Cl प्लस HCl बाहर, तो ये से हम बोलते हैं क्लोरोमेथेन, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोरोमेथेन बोलते हैं हम लोग। तो आप लोग इस तरीके से भी इसको करा सकते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं स्ट्रक्चर बना के भी। तो ये सेम रिएक्शन है, ओके। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला मेरे पास हुंत्स-डिकार अपक्रिया, ठीक है दोस्तों। कौन सी अपक्रिया है ये? हुंत्स-डिकार अपक्रिया। ये अपक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है दोस्तों, हर बार एग्जाम में आती है, ठीक है। हुंत्स-डिकार अपक्रिया। तो ये क्या होती है दोस्तों? देखो ये होती है मेरे पास R सिंगल बॉन्ड COO AG भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, ठीक है। Ag प्लस Br2, तो क्रिया कराएंगे क्या बना? RBr बनेगा प्लस CO2 प्लस AgBr बनेगा मेरे पास। या हम लोग जैसे इस तरीके से करा सकते हैं, R मेरा एल्किल समूह होता है, तो हम लोग लिखते हैं C2H5 COO AG प्लस Br2, एरो गैंग बनेगा C2H5Br प्लस CO2 प्लस AgBr बनेगा, ओके। C2H5Br का नाम होता है एथिल ब्रोमाइड। अब हम लोग देखते हैं हैलो एल्केनों की निम्न के साथ अपक्रिया। तो हम इनकी अपक्रिया देख लेते हैं। हैलो एल्केन नंबर 1 है मेरे पास एल्कोहलिक KOH के साथ अपक्रिया, यही हमसे पूछी गई थी अभी क्वेश्चन में। तो हम लोग देखते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनीकरण, ठीक है। क्रिया ये होता है मेरे पास, कराएंगे हम लोग। तो क्या CH3CH2 Br प्लस एल्कोहलिक KOH, तो हमारा क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, ठीक। ये बना मेरे पास, इसे हम बोलते हैं प्रोपीन, और प्लस KBr और प्लस H2O। ये जो इतना पार्ट है ये होता है हैलो एल्केन। चलिए सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड हमसे पूछा AgCN के साथ अब क्रिया लिखिए। तो हमने क्रिया करा दी किससे? एथिल ब्रोमाइड से, और प्लस AgCN की क्रिया करा दी हम लोगों ने एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा? CH3CH2NC बनेगा, इसको हम लोग एल्किल आइसोसाइनाइड बोलते हैं हम लोग, प्लस AgI बनेगा, ओके। तो रिएक्शनें आप लोगों को केवल देनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।